एक बार फिर से आपको स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। बात करेंगे असम विधानसभा चुनावों की। तो आज गृह मंत्री अमित शाह वहां से चुनावी संग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। इसी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज कई सारी रैलियों में मौजूद रहने वाले हैं, संबोधन उनका रहने वाला है। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचेंगे और उनकी तरफ से चुनावी जनसभाएं की जाएंगी और एक तरीके से चुनावी आगाज यहाँ पर होता हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। असम में विधानसभा चुनाव के गिनती के दिन हैं। कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए चुनावी अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है और पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए अपने दिग्गज नेता राहुल गांधी को मैदान में उतारा है और अपनी हर रैली में वो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोल रहे हैं। उन्हें सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर करार दे रहे हैं। राहुल ने गुरुवार को भी जोरहट में एक रैली को संबोधित किया। यहाँ पर राहुल ने सीएम हिमंता पर तीखा हमला किया। सरकार आएगी ना, ये अभी छाती फैला के घूमता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा। ये मैं जानता हूं इन लोगों को और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। ये बात याद रख लीजिए, हिमंता शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है ये 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी। तो वहीं बीजेपी फिर से सीएम हिमंता के चेहरे की बदौलत राज्य में सत्ता वापसी का दावा कर रही है। पार्टी के मिशन को गृह मंत्री अमित शाह लगातार धार दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार के लिए असम आ रहे हैं। सीएम योगी की असम में डिमांड को देखते हुए पार्टी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की 2 रैलियां रखी हैं। यूपी के सीएम पहले बरपेटा में और फिर बरचला में हुंकार भरेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह भी आज प्रचार करते नजर आएंगे। अमित शाह रतिया दाहा, गोलपारा और चाई गांव में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करने जा रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को भी नगांव में शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। राहुल बाबा आज यहाँ आए थे, बड़े गरज गरज कर बोल रहे, ये हो गया वो हो गया। अरे राहुल बाबा 15 साल तक आपकी सरकार रही, असम के लिए आपने क्या किया? भाइयों बहनों, 2004 से 14 असम में कांग्रेस सरकार रही, ऊपर भी मनमोहन जी की सरकार थी, नीचे भी कांग्रेस सरकार थी। असम के विकास के लिए क्या दिया? बता दें कि असम में 9 अप्रैल को एक ही चरण में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और असम की जनता को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो श्रुतिका और मैं आज लोधी गार्डन में मौजूद हैं और आज दिल्ली का मौसम बेहद सुहाना है। तो श्रुतिका और मैं आज लोधी गार्डन में मौजूद हैं और आज दिल्ली का मौसम बेहद सुहाना है। उसके साथ में अच्छा पोल्यूशन भी नहीं है, एक्यूआई लेवल अच्छा है। और ऐसे में ये भी चेतावनी जारी की गई है आईएमडी की तरफ से कि बारिश भी हो सकती है रुक रुक कर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। इस बीच खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको खबर असम से जुड़ी हुई बता देते हैं, जहां पर चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव तो नहीं लड़ रही है राज्य में, लेकिन एआईयूडीएफ के लिए जमकर चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए ओवैसी। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जमकर निशाना साध रहे हैं असम के मुख्यमंत्री पर। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है और कैसे मुस्लिमों को साधा जा रहा है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी चुनावी राज्य असम में अलग रोल में हैं। यहां पर उन्होंने अपने उम्मीदवार तो नहीं उतारे हैं, लेकिन फुल टाइम स्टार प्रचारक की भूमिका में हैं और एआईयूडीएफ के लिए अंधाधुंध प्रचार कर रहे हैं। अपना पूरा दमखम वो एआईयूडीएफ के प्रत्याशी की जीत के लिए लगा रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ ने गुरुवार को मोरी गांव में एक रैली की और सीएम हिमंता को निशाने पर लिया। यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं
कि हमारी कमर तोड़ देंगे, हमारे हड्डियों को तोड़ दिए और बोलते हैं कि हमारा जीना हराम कर देंगे और बोलते हैं कि मियां अगर ऑटो चलाता है तो 2 रुपये कम दो। हेमंतो, तुमको 2 रुपये चाहिए तो जनता से चंदा करके हमको नहीं मालूम था कि तुमको 2 रुपये की इतनी सख्त जरूरत है। और तुम लोग हमको खत्म करने वालों, दुनिया उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक दुनिया जिंदा रहेगा। हम जिंदा रहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। आज जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह। बता दें कि AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल पिछली बार कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस से किनारा किए जाने के बाद बदरुद्दीन अजमल ने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इन्हीं सीटों पर AIMIM चीफ प्रचार करते नजर आ रहे हैं। और खबरों में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई हिंसा के मामले से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर। जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो ये कि NIA की टीम आज मालदा में पहुंचने वाली है और ऐसे में दौरा करने वाली है। ये जो पूरा मामला है ये उस वक्त का है जब न्यायिक अफसरों का घेराव किया गया था और इसी पूरे मामले को लेकर अब NIA दौरा करने जा रही है। तो SIR की प्रक्रिया चल रही थी मालदा में, वहां पर ऑफिसर्स मौजूद थे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो जाती है। इन ऑफिसर को बंधक बनाकर 9 घंटे तक करीबन रखा जाता है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सवाल खड़े किए गए सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले जिस तरह से 7 न्यायिक अधिकारियों को घंटों बंधक बनाया गया, उस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने चिंता जताते हुए राज्य की ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पश्चिम बंगाल देश का सबसे ज्यादा ध्रुवीकृत राज्य है। चुनावी प्रक्रिया में लगे अधिकारियों का मनोबल गिराने के लिए ये काम किया गया। ये सब पहले से सोची समझी सोच विचार और मकसद से किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के सख्त आदेश के बाद चुनाव आयोग भी हरकत में आया। इलेक्शन कमीशन ने मामले की जांच NIA को सौंप दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी साफ साफ कह दिया कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 24 घंटे में राज्य के DGP से रिपोर्ट मांग ली है। वहीं इस मामले में अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। SIR प्रक्रिया के जरिए बंगाल में वोटर लिस्ट से 60 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। मालदा में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के विरोध में जुटे लोगों ने SIR प्रक्रिया में लगे 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। 3 महिला समेत इन अधिकारियों को 9 घंटे से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा गया। दरअसल बंगाल में जब से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से TMC ने उसे राजनीतिक रंग दे दिया, जिसका बड़ा असर मालदा में देखने को मिला। ये तस्वीरें देर रात की हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में सड़क पर जमकर बवाल काटा गया। चुनाव आयोग और SIR प्रक्रिया के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और जब पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच इन न्यायिक अधिकारियों को अपने साथ ले जा रही थी तब भी इनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मालदा में अफसरों के खिलाफ भीड़ किसके शह पर जुटी। चाहे पंचायत चुनाव हो या विधानसभा, चाहे लोकसभा का चुनाव, बंगाल के लिए ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा के इतिहास को देखते ही इस बार ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अब आपको मालदा हिंसा में NIA जांच से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर दिखाते हैं जिसकी वजह से पूरे सूबे की सियासत गर्मा गई है। दरअसल मालदा में जो भी कुछ हुआ उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक तरफ साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी अब कैसे दीदी पर हमलावर है आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राज्य में SIR को लेकर तनाव का माहौल भी बनता जा रहा है और उसी का नतीजा था कि बेकाबू भीड़ ने 7 न्यायिक अधिकारियों को घंटों बंधक बना लिया। लेकिन CM ममता बनर्जी ने घटना की जिम्मेदारी लेने की जगह उस पर पल्ला झाड़ती नजर आई। घटना मालदाয় ঘটেছে
জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি। কারণ এখানকার চিফ সেক্রেটারি আমার সাথে আজ পর্যন্ত কলন করেনি, আমাকে কোনো ইনফরমেশন এরা দেয় না। तो सुना आपने, दीदी पूरे मामले से अनजान हैं, लेकिन जब आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी हुई तो वो आनन फानन में आईपैक के ऑफिस पहुंच गईं। लेकिन उनके राज्य में जुडिशियल अफसरों को बंधक बनाया जाता है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थीं। उस पूरे मामले में खुद को अनजान बता रही हैं। लेकिन एसआईआर की सियासी लड़ाई में ममता बनर्जी अकेले मैदान में नहीं हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पूरा समर्थन मिल रहा है और अखिलेश भी ममता के सुर में एसआईआर पर राग अलाप रहे हैं। जो हम लोग वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, इतने अधिकारियों को हटाया गया है और अधिकारियों को इसलिए हटाया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन का निर्देश सीधा माने। तो अगर कोई घटना घटी है और किसी तरह की कोई बात सामने आई है तो इलेक्शन कमीशन इसलिए भी जिम्मेदार बनता है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और बड़े बड़े अधिकारी बंगाल में हटाए गए हैं। एसआईआर पर सियासी रस्साकसी के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और सूबे की मुखिया को रोहिंग्या का रहनुमा करार दे दिया है। रोहिंग्या के लिए न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया जाएगा और ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनी रहेंगी। दुर्भाग्यपूर्ण, काला धब्बा। और पश्चिम बंगाल की जनता भी आज कह रही है 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई। 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई और इन कुकर्मों की वजह से, संविधान को नष्ट करने की वजह से। बता दें कि बिहार में भी इलेक्शन से पहले एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी। वहां पर भी एसआईआर का सियासी विरोध हुआ था, लेकिन जिस तरह से एसआईआर को लेकर बंगाल के मालदा में हिंसा हुई, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। काशी से खबर आपको बताएंगे, जहां पर हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में समाजवादी समाजवादी पार्टी की इकाई के राष्ट्रीय जो स्टूडेंट इकाई के अध्यक्ष था, उसके साथ में उसकी जाति पूछकर मारपीट करने के आरोप लगे हैं। और ऐसे में एबीवीपी के सभी छात्रों की तरफ से इसमें रोष प्रकट किया गया है। साथ ही जो आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस की तरफ से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाति पूछकर एक छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। लंका थाना क्षेत्र में विश्वविद्यालय परिसर के अंदर हुई इस घटना की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी हिमांशु यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पीड़ित ब्राह्मण छात्र प्रशांत मिश्रा, जो कि बीएचयू के हिंदी विभाग में एमए सेकेंड ईयर का छात्र है, उसके साथ समाजवादी छात्र सभा के इकाई अध्यक्ष हिमांशु यादव ने जाति पूछने के बाद उन पर मारपीट की। आपस में ये लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे और जो अभी प्राथमिक जानकारी आई है सामने, आपस में कुछ एक दूसरे से पूछताछ कर रहे थे ये लोग, उसी में इनमें बात बिगड़ी और गाली गलौज मारपीट का आरोप है। उसी पे तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत कर लिया। हाँ, अभियोग को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी की गई है और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए छात्र नेता हिमांशु यादव का आरोप है कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मैं एक पिछड़ा और दलित वर्ग से आता हूं, जो विश्वविद्यालय में जो कि जितने भी पिछड़े दलित वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं, मैं सबकी आवाज उठाता हूं, जो कि इनको ये पूरा एकदम डर हो चुका था कि ये पूरे विश्वविद्यालय में एक आवाज उठाता है और विश्वविद्यालय में कोई भी कमी आती है उसको लेके मैं तत्पर रहता हूं। इन सब चीजों का इनको बहुत डर हो चुका हुआ था और इसमें मुझे साजिशन फंसाने की कोशिश किया गया हुआ है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन का बेहद ही निंदनीय वो है और ये पुलिस प्रशासन का जो मेरे ऊपर कार्रवाई है बेहद निंदनीय है। छात्र से मारपीट की घटना बुधवार को करीब 12 बजे बीएचयू परिसर में की गई थी। पुलिस शिकायत के आधार पर सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी हुई है ताकि घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सके। इस मामले में किसी दूसरे छात्र की भूमिका सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है।
अब बात करते हैं इलेक्शन स्टेट पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डायरेक्ट अटैक गृह मंत्री अमित शाह पर किया है, जिसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी दीदी को खूब उनके ऊपर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद में टीएमसी का विदाई का समय आ गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले अपने अधिकारियों के हुए तबादले को नाक का सवाल बना लिया है और अपनी हर रैली में अफसरों के ट्रांसफर को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया है, जिसके जरिए वो जनता को साधने की कोशिश कर रही हैं। और जब गुरुवार को सागर दिघी में उन्होंने रैली की तो वहां पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करना नहीं भूली। लॉ एंड ऑर्डर টোটালটাই আমার হাত থেকে কেড়ে ইলেকশন কমিশন হাতে নিয়েছে, আর ওরা হোম মিনিস্টার অমিত শাহর কথাই চলে, আমার কথাই চলে না। চিফ সেক্রেটারি চেঞ্জ হয়ে গেছে, হোম সেক্রেটারি চেঞ্জ হয়ে গেছে, ডিজি চেঞ্জ হয়ে গেছে, এইচএম চেঞ্জ হয়ে গেছে, সিপি চেঞ্জ হয়ে গেছে, ডিএমরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এসপিরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, বিডিওরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এডিএম চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমার হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইলেকশন কমিশন এখানে সুপার রাষ্ট্রপতি শাসন চালাচ্ছেন। वहीं दीदी के गढ़ में अमित शाह ने भव्य रोड शो किया। मालदा में हुई हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव में धमाकेदार एंट्री की। पहले तो भवानीपुर से बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी के नामांकन में शामिल हुए, फिर उसके बाद शुवेंदु के समर्थन में ग्रैंड रोड शो किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सड़क के दोनों तरफ गृह मंत्री अमित शाह का लोग वेलकम करते नजर आए और शाह भी बंगाली जनता का आभार जताते रहे। और सीएम ममता ने जो उन पर हमला किया उसका जवाब भी शाह ने अपने अंदाज में दिया। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। बंगाल का चुनाव इस बार सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है और दोनों ही पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से अगली खबर आपको बताने वाले हैं, जहां पर 11 साल से चल रहे प्रेम विवाह का एक बहुत दुखद अंत हुआ, जहां पर पत्नी ने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। और ऐसे में पुलिस ने एक्शन लिया है और पति को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है, जहां खोड़ा थाना क्षेत्र के शंकर विहार कॉलोनी में 11 साल पहले लव मैरिज करने वाले दंपति का रिश्ता खौफनाक अंत तक पहुंच गया। पत्नी ने घरेलू विवाद में अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि मृतक विजेंद्र का अपनी पत्नी सोनी से घरेलू विवाद चल रहा था और दोनों के बीच सालों से लड़ाई और मारपीट होती रहती थी, जिसके बाद बुधवार की रात सोनी ने टीवी की आवाज तेज करके विजेंद्र का एक बांस की मदद से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। जब मैं आया तो यहाँ लड़ाई देखी थी, तो मतलब मोहम्मदन लेडीज ने अपने हस्बैंड को मार दिया, मतलब मेरे भाई को। मैं चाचा का लड़का बोलता हूँ। तो जब आया था तो वो लेडीज भाग गई थी। तो क्या हुआ था, मतलब क्यों, क्या बात हुई तो थी? मोहम्मदन ड्रिंक करके आई थी, मतलब तो शादी कब हुई थी इनकी? हो गई, मतलब 12 साल हो गए थे। मतलब बच्चे थे? 2 बच्चे, एक 8 साल का, एक 6 साल का। तो झगड़ा पहले भी होता था? पहले भी झगड़ा होता रहता था, 24 घंटे झगड़ा होता था। तो कल किससे हत्या करी, किस चीज से? मतलब बांस से, मतलब सुसाइड करवाया, दवा दिया गला। दरअसल मृतक विजेंद्र ने 11 साल पहले
परिवार के खिलाफ जाकर मुस्लिम महिला सोनी से शादी की थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी महिला शराब पीने की आदी थी और विजेंद्र जब भी उसे शराब पीने से रोकता तब दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते थे। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी पत्नी ने खुद को पीड़ित बताया और कहा कि पति की मारपीट से परेशान होकर उसने गुस्से में आकर ये कदम उठाया है। फिलहाल ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि कैसे एक प्रेम संबंध हिंसा में बदल गया। पुणे समेत महाराष्ट्र में अचानक से हुई बारिश और ओलावृष्टि की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल जेएम रोड जैसा व्यस्त इलाका भी फिलहाल जलमग्न नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और यही कारण है कि फिलहाल मौसम विभाग ने आने वाले समय में लोगों से और ज्यादा सतर्क रहने के लिए कह दिया है, क्योंकि मौसम और ज्यादा खराब होने वाला है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। हुई है। वहीं पुणे में अचानक गुरुवार की दोपहर आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। भारी बारिश के चलते सड़कें पानी में डूब गईं और आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी पानी में फंसी हुई नजर आईं। पुणे के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक जेएम रोड इलाके में बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। यहां बारिश से सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आईं। मौसम विभाग ने पहले ही 31 मार्च, 1 और 2 अप्रैल के बीच बेमौसम बारिश की संभावना जताई थी, जिसके बाद तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश का सीधा असर यातायात पर पड़ा है। कई वाहन बंद पड़ गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस दौरान लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन जगह जगह हुई जल जमाव की समस्या ने परेशानियां बढ़ा दी। पुणे के जेएम रोड पर हालात ऐसे हैं जिसे देखकर लग रहा है कि बाढ़ आ गई हो। सड़कें तालाब बन गई हैं, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं। वहीं कई अलग अलग इलाकों में सड़कों पर पानी घुटनों तक भरा हुआ है। पुणे सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अचानक भारी बारिश और ओलावृष्टि ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। हालांकि बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में अचानक गिरावट आई, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिली। इस बारिश का असर सिर्फ सड़क पर ही नहीं, आसमान में भी देखने को मिला। कल खराब मौसम की वजह से कुछ फ्लाइट्स को पुणे की जगह गोवा डाइवर्ट करना पड़ा। अचानक बदले मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फिलहाल आसमान में बादल छाए हुए हैं और आने वाले कुछ घंटों में फिर से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।